भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अगले 3 साल में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। आज की इस वीडियो में जानेंगे भारत के विकास की रोचक कहानी। 1870 की दशक पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस दौरान वहां काम कर रहे इंजीनियर्स को एक खंडहर मिला। उस खंडहर के ईंटें इतनी मजबूत थी कि उसका इस्तेमाल रेलवे लाइन में बिछाने में कर लिया गया। ये ईंटें 5000 साल पुरानी थी। 1920 में इस खंडहर में खुदाई के दौरान सोच समझकर एक बसाया गया शहर मिला, जहां पक्की ईंटों से बनी हुई इमारतें, 2 मंजिला मकान, सड़क के दोनों तरफ ढकी हुई नालियां और इन नालियों में से पानी निकलने के लिए एक मेन होल बनाया गया था। और खुदाई में गहनों से लदी औरतों की कई मूर्तियां मिली। ये सभी अवशेष 5000 साल पुराना सिंधु घाटी सभ्यता के थे, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। लोथल मौजूदा गुजरात से मिला बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता की बिजनेस एक्टिविटी का सबसे बड़ा सबूत है। यह शहर पत्थर, शंख और मेटल से बने चीजों का बिजनेस सेंटर था। यहाँ से मोहर, मनके बनाने के टूल और मनके मिले हैं। तब आज के ओमान से तांबा, अफगानिस्तान से टीन, कर्नाटक से सोना और गुजरात से कीमती पत्थर मंगाए गए थे। दूसरी सभ्यताओं मेसोपोटामिया, इराक से भी इसके व्यापारिक रिश्ते थे और वहां के मिले लेखों में नाविकों का देश कहा गया है। यानी हो सकता है कि उस समय ओमान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध हो। इस सभ्यता के लोगों को टेक्नोलॉजी, साइंस और नाप जोख की भी अच्छी नॉलेज थी। वे तांबा और टीन से मिलाकर मिश्र धातु बनाना जानते थे। करीब 2300 साल पहले यूनान यानी ग्रीस में 20 से 22 साल का एक लड़का मिसोडोनिया का राजा बनता है। उसे दुनिया जीतने की जिद थी। वो फ्रांस, मिस्र, आर्मेनिया, सीरिया जैसे तमाम देशों को जीतता हुआ भारत के करीब आ पहुंचा। लेकिन उसके सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसे उस नदी को पार करने के बाद एक बड़ी सेना से युद्ध करना था। भारत उस समय 16 महाजनपद यानी राज्यों में बटा था। सबसे बड़ा राज्य मगध था, जिस पर उस वक्त धनानंद का राज था। उसकी सेना में 20,000 घुड़सवार, 3000 हाथी, 2000 रथ और 2 लाख पैदल सैनिक थे। संस्कृत ग्रंथ कथा सरित सागर में उस समय धनानंद के पास 99,000 सोने के सिक्कों का जिक्र मिलता है। धनानंद के बाद गद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य बैठा। उस समय मगध की सीमाओं में पूरा भारत समा जाता। उनके पास 30,000 घुड़सवार, 9,000 युद्ध हाथी और 6 लाख पैदल सैनिक थे। पहली शताब्दी में कुषाण राजाओं ने पहली बार सोने के सिक्के चलाए। इससे विदेशी व्यापार में आसानी होती थी। उसके बाद मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी लोहे के हथियार बनाए और सोने के सिक्कों का परिचालन किया। यूनानी व्यापारी विलियम एच सॉफ अपनी किताब पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन में लिखते हैं कि विदेशी व्यापारी मालाबार तट यानी केरल में मसाले खरीदने के लिए आते थे। यहाँ से मोती, हाथी के दांत और कीमती वस्तुओं का भी व्यापार होता था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मेडिसिन के मुताबिक भारत ने इजिप्ट को इतना सामान एक्सपोर्ट किया कि इजिप्ट का गोल्ड रिजर्व खाली हो गया। चौथी शताब्दी का गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। इसी समय आर्यभट्ट ने पृथ्वी की रेडियस नापी और थ्योरी दी कि इस ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, और वराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर भी बनाया। मुगलों ने भारत के आर्थिक संपन्नता को आगे बढ़ाया। 16वीं से 18वीं सदी के दौरान भारत ग्लोबल बिजनेस हब बन चुका था। उस समय भारत में बना सामान यूरोपों में अमीरी का निशानी माना जाता था। कश्मीर से केसर, ऊनी कपड़े, मेवे, बंगाल से अनाज, रेशम और केरल से काली मिर्च और कई मसाले विदेशों में एक्सपोर्ट होते थे। सोना चांदी की आमद इतनी बढ़ गई कि फ्रेंच ट्रेवलर और औरंगजेब के रहे डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियर अपनी किताब में लिखते हैं कि सोना और चांदी दुनिया के हर कोने में घूमने के बाद आखिर में भारत के भंडार में बंद हो जाते हैं। ढाका के मलमल से बने कपड़े पहनने का अधिकार फ्रांस के सिर्फ राज परिवार को ही था। अन्य लोग अगर पहनते थे तो उन्हें सजा मिलती थी। लखावर, बिहार में बने कपड़े विदेशों तक जाते थे। गुजरात और बिहार में रेशम बनाया जाता था। इसके लिए कच्चा माल बंगाल से आता था। इंडियन मर्चेंट नेवी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में मर्चेंट नेवी के बेड़े 40,000 जहाज थे। इतिहासकार आशीन दास गुप्ता के मुताबिक 17वीं सदी तक भारत समुद्री व्यापार का स्वर्णिम युग था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कमजोर पड़ने लगा। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ईरानी सैनिक 6 घंटों तक घरों और दुकानों में घुसकर खून खराबा
और लूटपाट करते रहे। इतिहासकार जाटूनाथ सरकार के मुताबिक इस कत्लेआम में करीब 20,000 लोग मारे गए। उस समय के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने हार मान ली और उन्हें कश्मीर से लेकर सिंध तक का इलाका नादिर शाह को देना पड़ा। 57 दिन रुकने के बाद नादिर शाह उस समय के 15 करोड़ रुपए नगद ले गया। इसके अलावा 300 हाथी और 10,000 घोड़ों में भरकर कीमती हीरे जवाहरात अपने साथ ले गया। इसमें मुगल बादशाहों का मयूर सिंहासन, कोहिनूर, दरियाए नूर और ताजमहल जैसे बेशकीमती हीरे शामिल थे। इतिहासकार माइकल एक्सकार्डी का मानना है कि अगर यह हमला न हुआ होता तो भारत में अंग्रेजों का राज शायद कभी न होता। 17वीं सदी तक फ्रेंच, डच और अंग्रेज आने लगे। उन्होंने भारत में बस्तियां बसाई और उनकी हिफाजत के लिए सैनिक रखने लगे। इसके बाद कमजोर पड़ चुके राजाओं को उन्होंने अपने वश में कर लिया और उसके बाद भारत का दमन और शोषण करने लगे, जिसने भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को निचोड़ कर रख दिया। 1857 के क्रांति के बाद भारत पर इंग्लैंड के महारानी का सीधे तौर पर राज हो गया। उसके बाद उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से भारत का मुख्य पेशा किसानी और कपड़ा उद्योग को निचोड़ दिया। लेखक शशि थरूर अपनी किताब इनग्लोरियस एम्पायर व्हाट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया में लिखते हैं कि ज्यादा कपास उगाने के लिए किसान अधिक कर्ज लेने लगे। उसके बाद 1865 में सिविल वार जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद अमेरिका से सप्लाई शुरू हो गई। नतीजन भारत के कपास को अंग्रेजों ने खरीदना बंद कर दिया। साहूकार कपास खरीदने से मना करने लगे। अंग्रेज भी कपास नहीं खरीद रहे थे, इसलिए मजबूरन किसान अब औने पौने दामों पर अपने कपास को बेचने लगे। कंपनी ने भारत के कपड़ा उद्योग को और रेशम मार्ग को तहस नहस कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वार की बात है। मई 1942 में जापानी सेना बर्मा तक आ गई। अंग्रेजों को लगा कि अब वो लोग बंगाल पर हमला कर देंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने वहाँ के निवासी लोगों से एक्स्ट्रा राशन जब्त कर लिया। जो भी राशन था वो सब जब्त कर लिया ताकि जापानी सैनिकों को कुछ न मिले, जिसका परिणाम ये निकला कि बंगाल में भयंकर भूखमरी फैल गई। गांवों और खेतों में लाशें दिखाई देने लगी। तभी अक्टूबर 1942 में बंगाल में आए चक्रवात से पश्चिम मेदिनी के इलाके की फसल तबाह हो गई। ब्रिटेन की वार कैबिनेट बैठक में भारत में 5 लाख टन गेहूं भेजने की सिफारिश की गई, लेकिन ब्रिटिश पीएम बोले खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय इसके खुद जिम्मेदार हैं। शशि थरूर लिखते हैं कि चर्चिल के इन नीतियों के कारण लगभग 40 लाख बंगाली लोग भूख से मारे गए। पूरी ब्रिटिश शासन के दौरान करीब 6 करोड़ लोग भूख से मारे गए। आज़ादी के वक्त भारत की आबादी गरीब, कम पढ़ी लिखी और असामाजिक मतभेदों से भरी हुई थी। यहाँ से भारत की इकोनॉमिक हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना की रणनीति अपनाई। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था खेती और सिंचाई, ताकि देश में अनाज की जरूरत को पूरा किया जा सके। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग और धंधों पर मेन फोकस दिया गया। भारत अनाज के लिए अमेरिका पर निर्भर था, जिसका फायदा उठाकर अमेरिका भारत की विदेश नीति पर दखल देता था। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने खेती पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन ने बीजों की एक ऐसी किस्में तैयार की जो खूब पैदावार देती थी। आपातकाल के बाद 1970 के चुनाव में इंदिरा बुरी तरह हार गईं। 1991 में देश में चंद्रशेखर की सरकार थी। तेल के दाम आसमान छू रहे थे। भारत के पास चंद दिनों के लिए आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। देश दिवालिया होने के कगार पर था। 30 मई 1991 को पहली बार देश का 20 टन सोना इन्वेस्ट बैंक UBS को बेचना पड़ा ताकि 545 करोड़ का लोन मिल सके। इसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान से 900 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल करने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा। 1991 में ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत का बाजार पूरी तरह दुनिया के लिए खुल गया। कई सेक्टर्स में 100% विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी गई, जिसके कारण इसका ग्रोथ रेट बढ़ने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार एकमात्र ऐसी सरकार रही जिसने गवर्नमेंट ओनरशिप वाले कंपनियों का सीधे तौर पर प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया। वाजपेयी सरकार में शुरू हुई स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो GDP रेट 8 से 9% तक पहुंच गई। भारत दुनिया की दूसरी सबसे तेजी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश बना।
उनकी सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स कंपनियों के सीधे प्राइवेटाइजेशन की बजाय आईपीओ के जरिए 5% से 20% तक की हिस्सेदारी डाइल्यूट कर दी। 10 साल पहले भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तब देश की जीडीपी 1.9 ट्रिलियन डॉलर थी। साल 2022 में इंग्लैंड को पछाड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब भारत की जीडीपी करीब 3.90 ट्रिलियन डॉलर है। अनुमान है कि भारत की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की ग्रोथ रेट 8% के करीब होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश की जीडीपी अगले 3 सालों में 5 ट्रिलियन डॉलर होगी और 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 136वें स्थान पर है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।